हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी राइस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज की क्लास नंबर सेकंड। जिसने फर्स्ट नहीं देखी है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है ये है सेकंड, और जो आज हमने टॉपिक लिया है ये लिया है भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके अलावा जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और समाजशास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति। तो इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है हमें ऐतिहासिक स्थल और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भीमबेटका। ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। दूसरा है शोर टेम्पल। तो ये शोर टेम्पल है, ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हम्पी, हम्पी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। मानस, मानस कहाँ पर है? तो ये असम में है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। ठीक है, तो इसमें क्या था? भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है, हम्पी ये कर्नाटक, मानस ये असम। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ जो बुद्ध प्रतिमा जो संबंधित है वह किससे है? गुप्त काल से संबंधित है। अब देखिए, अब इसको समझिए। गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं हैं कि इन मूर्तियों में शालीनता, सरलता, आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति आदि गुणों के कारण ये मूर्तियां बड़ी हैं और इसी काल से भूमि स्पर्श मुद्रा संबंधित है। अच्छा, ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये क्या चीज़ है? तो इस मुद्रा में जो भगवान बुद्ध जी हैं, भगवान बुद्ध जी, वह उनका बायां हाथ अंक में तथा दाहिना हाथ आसन पर नीचे पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसी मुद्रा को क्या कहा गया है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। इस मुद्रा का अभिप्राय यह बताता है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब क्या बोलते हैं, बुद्ध भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मृत्यु पर जो विजय प्राप्त की थी उसकी साक्षी पृथ्वी है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है? भूमि स्पर्श मुद्रा, ये इससे संबंधित है। और जो गुप्त काल है इसको क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन था। तो मत विलास प्रहसन ये एक संस्कृत नाटक है। ये क्या है? ये एक है संस्कृत नाटक, संस्कृत नाटक। ठीक है, मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में इसका विवरण मिलता है और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। ठीक, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
विष्णु के किस अवतार को समुद्री से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो कच्छप है, मत्स्य है, वराह है या फिर नरसिंह है? तो कौन सा अवतार है विष्णु जी का जो कि समुद्री से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वराह अवतार। कौन सा अवतार है? वराह अवतार। तो देखो इसमें भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उन्होंने वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। जो पौराणिक जो कथा है, जो पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं जो भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। वराह अवतार कौन सा माना जाता है? तीसरा अवतार माना जाता है। पहला अवतार कौन सा है? तो ये है मत्स्य। ठीक है, पहला कौन सा है? मत्स्य है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि वराह अवतार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार है, अजातशत्रु है, कालाशोक है या फिर महापद्मानंद है? तो कौन सा सम्राट है मगध का जिसको अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। ठीक है, कौन है? महापद्मानंद। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। उसके बाद नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। ठीक है, महापद्म नंद तथा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछंत्रात्मक और अपरो परशुराम, या इसको बोल सकते हैं दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किसने निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कौन है? कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर, यानी कि राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगर इसमें शासक पूछ लिया जाए तो वह कौन है? तो ये है कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए? तो अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है गाय के लिए। किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य, अघन्या का मतलब क्या है? न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य। ठीक है, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अच्छा, ऋग्वेद ये क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है। तो अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये हुआ है गाय के लिए। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अलवरूनी भारत में आया था। तो कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी में? तो जो अलवरूनी था ये भारत कब आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था।
तो महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। वह एक महान भाषाविद था। उसने अनेकों पुस्तक लिखी, जिसमें जो मुख्य पुस्तक है, जो प्रमुख है, वह है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद इसकी मुख्य पुस्तक है, जिसमें उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, उस पुस्तक में, किताब उल हिंद में। अच्छा, इसके अलावा एक और लिखी, तहकीक ए हिंद, यानी कि भारत की खोज। ठीक है, इसने नामक पुस्तक लिखी है, तहकीक ए हिंद। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी थी, किताब उल हिंद, और दूसरी तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में, 1851 में, 1871 में, या फिर 1881 में। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, या फिर दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये थे बीजी तिलक। ठीक है, कौन थे? बीजी तिलक। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना ये वर्ष 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1884 में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में BK चिपलुंकर, BG तिलक एवं MB नामजोश प्रमुख थे। अच्छा, जो इसमें दिया गया है जस्टिस राणा डे, ये इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इससे 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, ये इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे बल्कि इसमें 5 संरक्षकों में से एक थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या फिर घाघरा का युद्ध। तो ये तो पता होगा, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। तो बाबर के खानवा के युद्ध में सबसे पहले जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, और खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1526 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जो अन्न है उसके ऊपर जो कर यानी कि टैक्स समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी है, गियासुद्दीन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, या फिर सिकंदर लोदी है। तो कौन है? तो वह था ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के राज्यारोहण तक लोदी वंश की सत्ता सुदृढ़ रूप में स्थापित हो चुकी थी। अतः उसने भू राजस्व के सुधार में रुचि ली और उसने सभी प्रांतपतियों एवं जागीरदारों को अपनी आय एवं व्यय का विवरण भेजने की आज्ञा दी तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित देना उसने शुरू किया। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए समान गज का प्रचलन भी किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इस गज का प्रयोग कालांतर में यानी कि बाद में शेरशाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी कि आयकर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार सिकंदर के शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं।
तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सिकंदर लोदी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह ने। ठीक है, तो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उसने समझ लिया कि बीजापुर जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद भी उसने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या फिर बल्लभाचार्य। तो भक्ति आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय ये सभी नायक थे उनमें से कौन इस्लाम से ज़्यादा प्रभावित था? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। कौन था? नामदेव था। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और विसोबा खेचर ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो, सूची 1 में दिया गया है बाबर। तो बाबर ये क्या है? ये जामा मस्जिद। ठीक है, बाबर जामा मस्जिद। हुमायूं ये दीन पना। अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर ये एतमाद दौला का मकबरा इन्होंने बनवाया था। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सही है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। जो भी ARO की तैयारी कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो अगला जो टॉपिक होगा वह हम लेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो इसमें भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।